नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, यह कार्यक्रम नक्सल आधारित है और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं नक्सलवाद की, उसके कारण की और निदान की। और इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने जर्नलिस्ट और राइटर नीलांशु रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए। और सर जी सर, शुरुआत करेंगे नक्सलवाद क्या है उससे। हम जानेंगे नक्सलवाद किस तरह बिहार में फैला, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को नक्सलवाद क्या है उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। तो ये नक्सलवाद की समस्या जो है कोई नई समस्या नहीं है, ये बहुत ही पुरानी समस्या है। मुझे लगता है कि 50-55 साल पुरानी ये समस्या है। और इसको समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा आपको पीछे 1967, जब यहाँ जहाँ इसके ओरिजिन हुआ, जब ये इसकी शुरुआत हुई है इस समस्या की जो है। तो 1967 में नक्सलबाड़ी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। वो मुझे लगता है कि सिलीगुड़ी सब डिवीज़न में ये पड़ता है नक्सलबाड़ी। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जो माने जाते हैं, इसके पितामह कह लीजिए, वो जो माने जाते हैं वो चारू मजूमदार ने इसकी शुरुआत की थी। और उनके साथ सानू कान्याल भी थे, लेकिन मेन है वो चारू मजूमदार जो है। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर के, यानी कि सामाजिक आर्थिक विषमताओं को लेकर के उनके अंदर रोष था, उनके अंदर नाराज़गी थी, गुस्सा था। उनका ये कहना था कि आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन आज़ादी मिलने के इतने साल के बाद भी जो है वो आर्थिक आज़ादी नहीं मिल पाई है। और गरीबों का, आदिवासियों का ये शोषण अभी भी जारी है। तो उस शोषण के ख़िलाफ़ में उनका वो गुस्सा था। चारू मजूमदार ने उसको जो है, और चूँकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित थे, बेहद। और कम्युनिस्ट उसमें भी खासकर जो CPI-M जो हुआ करता था, CPI-M का जो है एक फैक्शन हुआ CPI-ML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फ़लसफ़ा से, उसके दर्शन से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे चारू मजूमदार साहब जो है। और उनके जो कॉमरेड थे, उनके जो साथी थे, तो उन लोगों ने जो है नक्सलबाड़ी से ये आंदोलन शुरू किया था। मतलब ट्राइबल्स के हक़ में, गरीबों के हक़ में, जिनका शोषण हो रहा था उनके हक़ में सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और सरकार को चेताया था उन्होंने कि अगर आप आर्थिक आज़ादी नहीं देंगे तो इसका बहुत ही ख़राब परिणाम होगा। नतीजा क्या हुआ कि 1967 में हम देखते हैं इसका ओरिजिन होता है। और ये फैलता चला जाता है, ये पूरे हिंदुस्तान में आगे के दिनों में ये फैलता चला जाता है। और आज 50-55 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी ये टैकल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो है हम देखेंगे कि ये प्रशासन के लेवल पे, ये सरकार के लेवल पे कहीं ना कहीं जो है इसमें जो चूक हुई है, चूक कैसे हुई है मैं इसका भी जिक्र करूंगा आगे। नीलांशु जी, बिहार की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ बिहार में किस तरह से इसकी शुरुआत हुई नक्सलवाद की, और कौन कौन से क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर प्रभावित नक्सलवाद से देखने को मिले? हाँ विकास जी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये नक्सलबाड़ी से ये आंदोलन शुरू हुआ और ये पूरे हिंदुस्तान में ये धीरे धीरे ये फैलता चला गया। अब आपका सवाल है कि बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा, बिहार भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और ये बिहार में इसकी शुरुआत जो आप देखेंगे, जो मैंने बताया कि ओरिजिन जो नक्सलबाड़ी का है वेस्ट बंगाल से, तो बिहार में इसका अगर आप ओरिजिन देखेंगे, इसकी शुरुआत देखें तो ये भोजपुर से स्टार्ट हुआ था। ये भोजपुर में एक जगह इकबारी गांव से ये शुरू हुआ था। और यहाँ भी वही जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से वे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो जो ट्राइबल्स थे, वे जो गरीब थे, वे जो लैंडलेस लेबरर्स थे, उन लोगों के बीच ये आंदोलन शुरू हुआ। और ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि भोजपुर से स्टार्ट होते हुए गया, जहानाबाद, वो पूरा वो जाता है वो कैमूर होते हुए, और ये इधर जम्मू। ये तो मुझे लगता है कि बिहार के तकरीबन अभी भी जो है 15-20 ज़िला जो हैं इससे अफेक्टेड हैं, इसके प्रभावित हैं। और मैंने जो आपको बताया कि जो लैंडलेस लेबरर्स थे, ये मेन है। ये देखिए कि उनको जो ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, उन्हें ज़मीन नहीं मिली, उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो था, मेन उनका ये कहना था कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें हमको हक़ नहीं मिल रहा है, उसमें हमको अधिकार नहीं मिल रहा है, हमको आर्थिक आज़ादी नहीं मिल रही है। तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ उनका ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन स्टार्ट होता है। और ये आप देखेंगे धीरे धीरे आंध्र प्रदेश में जाता है, उड़ीसा में जाता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए ये पूरा रेड कॉरिडोर, ये बिहार झारखंड होते हुए रेड कॉरिडोर जोन बनता है और ये नेपाल तक चला जाता है। और ये माओवादी फ़िलॉसफी से, माओवादी दर्शन से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि CPI-M जो था उसी का एक फैक्शन होता है CPI-ML, यानी कि ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये फायरी आइडियोलॉजी थे। और ख़ासकर यूथ जो थे, और पढ़े लिखे यूथ, जो डॉक्टर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, जो उसकी पढ़ाई कर रहे थे, वे इसमें जुड़ते चले गए। और लैंडलेस लेबरर्स के लिए जो है उसकी उन्होंने शुरुआत। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट इसे मानते थे एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम।
महज ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं था, यही गलती हो गई थी। और यही जो गलती हुई, ये नतीजा क्या हुआ, ये फैलता चला गया। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं था। मुझे आपको भी याद होगा और मैंने भी पढ़ा, मैंने भी समझा है कि 1967 में जब इसकी शुरुआत होती है तो वाई बी चौहान उस समय के हुआ करते थे गृह मंत्री। उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ मास लॉलेसनेस। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या महज नहीं थी, ये समस्या थी लैंडलेस लेबरर्स की बनाम ज़मींदार। तो मतलब कहने के तो एबॉलिश हुआ था, लेकिन जो भी थे लैंड होल्डर्स थे, जो लैंड, उनके खिलाफ था ये। तो लैंडलेस लेबरर्स जो थे या जो ट्राइबल्स थे, जो गरीब थे, वे इकट्ठा हुए थे। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं थी। तो फिर वही मैंने आपको बताया कि बिहार में भी कई ज़िले प्रभावित हुए, भोजपुर से स्टार्ट हुआ, कई नरसंहार भी हुए यहाँ पे, आपने देखा ही है, कई नरसंहार हुए हैं, सब उसी का नतीजा है जी। सर, आपने बात की माओवाद की, एक शब्द अभी इस चर्चा में निकल कर आया, तो मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा बताएं, माओवाद और नक्सलवाद में अंतर क्या? देखिए, माओवाद और नक्सलवाद में फ़र्क जो है बहुत बारीक फ़र्क है। नक्सलवाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो था, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का जो आइडियोलॉजी था, उसी से वो प्रभावित होकर वो आए थे। चाइना में क्या थे, जो कम्युनिस्ट थे वो जो थे वो माओवादी जो सिद्धांत था, वही सिद्धांत इनका भी था। तो वही माओवादी वो कहलाने लग गए थे। जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की जो थियरी थी, उनका जो दर्शन था, जो फल था, वही माओ का भी था। तो माओ से चुंग का जो था, उसी को उन लोगों ने वो बाद में माओवादी कहने लग गए थे, माओइस्ट करने लगे थे। तो फ़र्क कुछ नहीं था, फ़र्क ये था कि एक मतलब इन लोगों का जो स्ट्रेटजी था उस पर ज़रा सा फ़र्क था। माओवादी पूरी तरह से गुरिल्ला वॉर में विश्वास रखते थे, ये लोग गुरिल्ला वॉर भी करते थे, फिर ऊपर भी आते थे, ओवरग्राउंड भी होते थे, अंडरग्राउंड भी होते थे। तो ये ज़रा सा फ़र्क था इनमें, लेकिन लड़ाई इन लोगों की एक ही थी कि भाई हमको वो जो है, उनका ये जो कहना था कि रिच गॉट रिचर, पुअर गॉट पुअरर, इसको हम नहीं चलने देंगे। आज़ादी के मिलने के बाद भी जो आर्थिक आज़ादी नहीं मिल पाई, और देखिए जितने भी आप किसान आंदोलन देख लीजिए, अभी मतलब मैं थोड़ा सा इसे मैं हट के बोल रहा हूँ कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो शुरू किया था यहाँ किसान आंदोलन, वो क्या था, वो भी यही था ना, ये क्लास स्ट्रगल था कि जो भूमिहीन थे उनको ज़मीन उनके पास नहीं थी, उनसे जो भी ज़मीन थी उनसे छीन लिया जा रहा था और उनको मतलब जो है लैंडलेस बना दिया जा रहा था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो किसान आंदोलन था उसमें वही था कि आर्थिक आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी हिंदुस्तान को जो है, तब तक ये नहीं होने वाला, यहाँ पे ये शांति नहीं होने वाली है। और नतीजा ये है कि अब तक ये चला आ रहा है। अब आर्थिक आज़ादी का जहाँ तक सवाल है तो फिर इस पर एक लंबा विषय है, लंबा बहस होगा उसका, लेकिन खैर अभी हम इस पर नक्सलवाद पे भी हम ये सीमित होंगे। और तो यही समस्या है इनका कि लैंडलेस लेबरर्स का जो है और बना उसका, लेकिन सरकार जो उसको ये कह रही थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये लॉलेसनेस की समस्या नहीं है, ये समस्या जो है बहुत अंदर तक जा चुकी है, बहुत गहराई में इसको देखने की ज़रूरत है। सर, एक सवाल और है, जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित है, अगर बिहार में कई क्षेत्र हैं जो प्रभावित रहे हैं, जैसा आपने भोजपुर जी, तो उन क्षेत्रों में जो निवास करते, जो रहते हैं, उनके लिए वहाँ रहना कितना चुनौतीपूर्ण, जो क्षेत्र है, कितना मुश्किल होता होगा, कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा, और किन कठिनाइयों से उन्हें उस वक्त गुजरना पड़ता? समस्या तो शुरू हुई थी इन लोगों की जो है कि गरीबों के लिए, ट्राइबल्स के लिए जो है, लेकिन दिक्कत क्या हुई ना कि ये लोगों में भटकाव आ गया। बाद में भटकाव आ गया तो अब ये लोग उतर आए किलिंग्स पे, हिंसा पे। इनको लगने लग गया कि हम सिर्फ जो है हिंसा के सहारे जो है हम पालेंगे। अब नतीजा क्या होगा, आप देखेंगे कि भोजपुर के आसपास और इधर देखेंगे गया, जहानाबाद, जहाँ जहाँ नरसंहार हुए, तो नेचुरली उस पर जो निर्दोष थे, जो इनोसेंट थे, वो भी मारे गए। तो किलिंग्स दर किलिंग, मतलब हत्याएं दर हत्याएं होती चली गई, जो है नरसंहार पे नरसंहार। ये कोई सॉल्यूशन नहीं था, आम लोगों की ज़िंदगी दूभर हो गई। आपने शुरू किया था गरीबों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए, आपने शुरू किया था, आपने लैंडलेस लेबरर्स के लिए आवाज़ उठानी शुरू की थी, लेकिन भटकाव हो गया। देखिए, किलिंग्स, मेरा ये मानना है, और किसी का भी जो है, भारत जैसे देश में, भारत जैसे मुल्क में जो है, जहाँ इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में वायलेंस कोई जवाब नहीं हो सकता है। और महात्मा गांधी इसलिए में जो है, महात्मा गांधी क्यों इतने बड़े नेता हो गए, क्यों विश्वव्यापी नेता हो गए? क्योंकि उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस ही जो है हमारा जो है हथियार होगा, वायलेंस जो है वो हथियार नहीं हो सकता है। और उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने जो जिसके पास इतने हथियार थे, सब कुछ थे, गांधी ने नॉन वायलेंट की बात की, नॉन वायलेंट वीपन, यानी कि नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात की, और वो सक्सेसफुल भी हुआ। इसलिए आप देखें कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है। डेमोक्रेसी में वायलेंस की, हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती है। तो नक्सल आंदोलन जो है, उस पर भटकाव आया है, उसमें भी इनोसेंट मारे जा रहे हैं,
उसमें भी अब बहुत तरह के एलिमेंट्स भी आ गए हैं जो मतलब नक्सली मतलब आपके सिद्धांतों से, माओवादी सिद्धांतों से वो विमुख हो रहे हैं। तो है भटकाव है, चूँकि 50-55 साल पुराना ये मामला है, भटकाव हो रहा है, तो नेचुरली दिक्कतें तो आएंगी ही, दिक्कतें हो भी रही हैं। मुख्य कारण की बात की जाए भटकाव, आपने कहा लोग भटक जाते हैं या कहीं ना कहीं अशिक्षा भी कारण है। आपने कुछ समय पहले बोला कि लोगों को सही नौकरी नहीं मिल पाती या नौकरी की कमी के कारण कहीं ना कहीं क्या ये मुख्य वजह हो सकती है या कोई और भी कारण हो सकता है ये नक्सलवाद का जो बढ़ावा? जी, नौकरी तो मतलब बेरोजगारी की समस्या तो बात की है। मैंने कहा कि उस समय जो पढ़े लिखे जो लड़के, जो यूथ थे, जो युवा थे हमारे, खासकर इंजीनियरिंग के जो थे, जो मेडिकल के थे, वे भी जुड़े। असल में उन लोगों का ये कहना था कि एक डिस्पैरिटी जो है हमारे समाज में, ये असमानता जो है, ये डिस्पैरिटी जो है, ये नहीं चल सकता है हमारे साथ। ये नहीं हो सकता कि एक जो है, एक तरफ जो है सो मतलब जो है एक लैंडलेस आदमी हो, भूमिहीन, या एक के पास जो है सो हज़ारों बीघा ज़मीन हो, ये नहीं चलेगा। ये सिस्टम वो चाह रहा था, हालांकि वो भारत में वो मुश्किल है वो करना कि वो जो है हमारी जो भी जायदाद है, हमारी जो भी संपत्ति, वो एक कॉम्यून का होगा। कम्युनिस्ट की क्या आइडियोलॉजी है कि वो एक कॉम्यून का होगा। वहीं से चाइना का क्या था, एक कॉम्यून का होगा। तो एक कॉम्यून को, हालांकि कॉम्यून नहीं बन, लेकिन उनका ये कहना है कि डिस्पैरिटी जो है, इतना जो है असमानता जो है, जो डिस्पैरिटी है, वो नहीं चलेगा और इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट आंदोलन, ये नक्सली आंदोलन जो है, आप देखेंगे ट्राइबल एरियाज़ में शुरू हुआ, वो जंगलों से शुरू होता है, वो वैसे इलाके से शुरू होता है जो बहुत अंडर प्रिविलेज एरिया रहा है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, बहुत ही ज़्यादा मुफलिसी है, वहाँ से ये शुरू होता है। तो उस असमानता को, उस डिस्पैरिटी को, उसको उस खाई को पाटने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। जी, जी। अगर निदान की बात करें, समाधान की बात करें, तो सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं इस आंदोलन को रोकने के लिए। तो मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, मैंने आपको कहा, एक तो पहले गलती क्या हो गई थी, उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। ये महज लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं थी। उसके बाद सरकार ने जो है इसको आप जो है उसको मतलब कई एक्ट बनाए और अलग अलग राज्यों ने बनाए। वेस्ट बंगाल मतलब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट हुआ करती थी वेस्ट बंगाल में, उसने अपने ढंग से एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया वहाँ से। छत्तीसगढ़ में एक अलग जो है पब्लिक सिक्योरिटीज़ एक्ट लाया गया, 2006 में लाया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार, आपको याद होगा, उन्होंने आर्म्स लाइसेंसिंग को बिल्कुल कर दिया था, आम लोगों के लिए सुलभ कर दिया था। आप ऐसे नहीं कि आप हथियार का जवाब हथियार नहीं दे सकते हैं। आप आम आदमी के हाथों में बंदूक थमा देंगे और चाहेंगे कि समस्या का निदान हो जाए, तो ये नहीं होगा। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, एनटी रामाराव की गवर्नमेंट जो हैदराबाद में थी, फिर तेलंगाना में इसका फैला था। तो आपने जैसे छत्तीसगढ़ में बना दिया सलवा जुडूम। सलवा जुडूम क्या था? आप आम आदमी के हाथ में आप राइफल बंदूकें दे रहे हैं कि आप जो है आप काउंटर कीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। ये ऐसे नहीं चलेगा। सरकार जो है कहीं ना कहीं उसको जो है उसके साथ डायलॉग करना पड़ेगा, ये संवाद से उतरेगा। आप जो है सिर्फ बंदूकें और फिर से, ये चारू मजूमदार ने कहा था कि ये जो है हमारा जो है ये नक्सली आंदोलन जो है ये एक, तो मेरा ये कहना है कि आप जो है सरकार अगर ये चाहे कि आम आदमी के हाथ में हम हथियार थमा दें और इसको काउंटर करें, तो ये संभव नहीं है। चारू मजूमदार ने कहा था कि इट इज़ ए डिकेड ऑफ रिबेलियन, सरकार ने कहा इट्स ए डिकेड ऑफ रिप्रेशन। तो ये रिप्रेशन नहीं हुआ और नहीं ही हुआ। आप जो है अब मैंने अभी आपका वो मिसाल दिया आपको सलवा जुडूम का, जो है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, वो एक ये गोंडवी टर्म है सलवा जुडूम, इसका मतलब होता है पीस ऑफ मार्च। आप आम आदमी के हाथ में हथियार दे रहे हैं और कह रहे हैं काउंटर करने को। नहीं, ये डायलॉग से ये चलेगा। आपको उनके साथ बैठ के संवाद करना पड़ेगा और संवाद से ही जो है हल निकलते हैं। अगर डायलॉग नहीं होगा, संवाद विहीन समाज हो जाएगा, तो कोई भी हल नहीं निकलेगा जिसका जो है। दूसरा इसका सबसे बड़ा क्या बात है, जो इसका जो हल आपने कहा समाज, सोशल इंटीग्रेशन। जब तक हम उनको सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उनको हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे। CPI-ML जिसकी मैंने अभी चर्चा की, CPI-ML क्या था? एक ज़माने में ये बैंड था, बैंड आउटफिट था, लेकिन आज ये ओवरग्राउंड में है। आज चुनाव भी लड़ रहे हैं चुनाव भी। तो कैसे संभव हो पाया? क्योंकि ये डायलॉग से संभव हो पाया। जब तक आप संवाद के द्वारा उनको ओवरग्राउंड नहीं लाएंगे, आप उनको इलेक्ट्रल बैटल में नहीं शामिल करेंगे, उनको समाज से नहीं जोड़ेंगे, तो ये नहीं होगा। लोगों के हाथ में हथियार देने से नहीं काम चलेगा।
जो अभी वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो बिहार के संदर्भ में अगर सर बात करें अभी तो बिहार में पहले और अब में कितना अंतर आया है ये जो आंदोलन को लेकर? देखिए, अब तो बहुत फ़र्क आ गया है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा खून खराबे, नरसंहार बहुत ज़्यादा था, बिहार में भी है। लेकिन खैर अब मुझे लगता है कि वो काफ़ी कुछ वो कॉन्टेन हुआ है, काफ़ी कुछ वो कम हुआ है उसमें। और धीरे-धीरे जो है वो, अब चूँकि नक्सली तो खुद ही भटक गए, जैसे मैंने आपको कहा कि वो खुद ही अपने रास्ते से भटक गए। लेकिन फिर भी अब जो है, जो नरसंहार हमने देखा, वो बिहार में अब नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ अब शांत हुआ है। लेकिन बीच-बीच में आप देख लीजिए कि कभी-कभी इतना बड़ा हो जाता है, जैसे अब जमुई में ही जो है, कभी जो है वो पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ होता है, कई पुलिस वाले हमारे मारे जाते हैं। तो है, वो तो चल ही रहा है। रेड जोन जो बना है, अब उस पे भी बहुत कुछ कवर किया जा चुका है, उसको तो कम हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको मतलब डायलॉग के ज़रिए, डायलॉग के सहारे ही इसको हम कम कर सकते हैं। जी। जब मैं पढ़ रहा था नक्सलवाद के बारे में तो एक वहाँ मुझे टर्म मिला, शहरी नक्सलवाद। ये क्या है? वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हाँ, ये अर्बन नक्सली जो है, ये एक टर्म अभी आने लग गया है, क्योंकि उस समय जो मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल एरियाज़ में ये शुरू हुआ था, जंगलों से स्टार्ट हुआ था। बाद में क्या हुआ कि धीरे-धीरे हमारे जो मतलब जो यूथ थे, जो मतलब शहर के जो यूथ थे, अब होता है कि यूथ जो होते हैं, उस वक्त क्या होता है कि वो बड़ी फायरी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं। उनको भी लगता है कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया जा सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो जो शहर के हमारे जो यूथ थे, वो जुड़ने शुरू हो गए और उनको जो है वो नक्सल जो है, अर्बन नक्सल कहलाने लगे। और एक बाद में, अब उसको मैं बहुत इसमें डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सो कुछ सरकार के लेवल पे, पार्टीज़ के लेवल पे जो है एक आरोप प्रत्यारोप था कि अर्बन नक्सल है, फलाना है। तो खैर अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगा, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि हाँ, कुछ हमारे शहर के यूथ भी जो है वो जुड़ना शुरू हो गए थे, तो अर्बन नक्सलिज्म का वहाँ से वो टर्म इमर्ज किया है वहाँ से। जी। आपने यंगस्टर की बात की तो किस एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर इस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा करें आप। देख लीजिए, आंदोलन और ये जो मतलब मूवमेंट है, ये सबसे ज़्यादा मैं बता देता हूँ आपको, जो 20, 22, 25 साल के जो लड़के होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा होता है वो जो है, उनका खून सबसे ज़्यादा खौल रहा होता है कि पूरी दुनिया की तब्दीली कर दी जाएगी, कर देगी। तो ये जो 25, 30, 20, 22 साल के जो लड़के होते हैं, 20s के मतलब 25 के 30 के बीच के जो होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा वो होता है, तो वहीं से उनका जुड़ाव भी होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो जुड़ते हैं, वो ज़्यादा जो हैं, जो कहीं रिसर्च कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें पढ़े लिखे जो हैं, पढ़े लिखे बहुत सारे युवक आए हैं, जिन्होंने बड़ी थियरी मतलब पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, पॉलिटिकल थियरी पे बहुत सारा उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, वैसे जुड़े हुए हैं। मेरे तो कई लोगों से ऐसी बातचीत हुई जो नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। कई पोइट्स, अब तो खैर वो तो अब उससे हट चुके हैं, लेकिन बड़े पोइट्स, कई ऐसे कवि हैं, कथाकार हैं जो नक्सली मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। तो बड़े विचारक होते हैं वे लोग, बड़े सोचने वाले होते हैं, बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, और साहित्य में भी बड़ा काम किया उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, मतलब एक उनकी अपनी विचारधारा, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। जी। नक्सलवाद जो आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं पहले से कमी आई है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन मैं कारण जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है कि ये जो आंदोलन अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाया? पूरी तरह से देखिए ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे कवि जो जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बाद में ये महसूस किया, और मुझे बहुत सारे कवि से, बहुत सारे साहित्यकार से बात हुई इस मुद्दे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जुड़ा तो था नक्सली आंदोलन से, लेकिन मैं अलग हो गया। क्यों अलग हो गए? उन्होंने कहा कि खूनी आंदोलन जो है ये जवाब नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी हिंसा है वो जवाब नहीं हो सकता है, तो वे उससे अलग हो गए। अब सवाल है कि अभी भी कुछ न कुछ रह गए हैं, तो जो यूथ हमारे हैं, जो युवा हैं, उनको भी ये बात अभी समझ में नहीं आई है कि वायलेंस जो है वो इसका जवाब नहीं हो सकता है। वायलेंस के ज़रिए हम नहीं पा सकते हैं इस पे जो है, हमको जो है नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और हमको डायलॉग, हमको सरकार के साथ हमको बैठना पड़ेगा, और सरकार को भी जो है उनको लाना पड़ेगा मेन स्ट्रीम में। तो जो अभी थोड़े बहुत हैं वो हैं जुड़े हुए, कुछ भटके हुए भी हैं, जो मैंने आपको बताया जो है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही आशावादी हूँ और बहुत उम्मीदों से जीता हूँ। मुझे लगता है कि ये समस्या भी धीरे धीरे ख़त्म होगी आने वाले दिनों में।
ये तो बहुत बड़ी समस्या है नक्सलवाद। इसको ख़त्म करने की कोशिश में जो लोग जुड़े होते हैं, समाधान की कोशिश में जो लोग जुड़े होते हैं, उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? नेचुरली जो मतलब जो सरकार के लेवल पे जो हैं जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे रक्षक हैं, जो मतलब जो कानून के बनाने वाले हैं, नेचुरली उनके लिए तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैंने वही कहा ना आपको कि उनको भी ये जानना पड़ेगा कि आपको डायलॉग के ज़रिए ही आना पड़ेगा, इनके ज़रिए रिप्रेशन के ज़रिए नहीं हो पाएगा। अगर आप रिप्रेशन का रास्ता अपनाएंगे, आप जो है कुचलने का रास्ता अपनाएंगे, अगर आप शुरू में ही डायलॉग में चले जाते तो 50-55 साल इतना लंबा सफ़र नहीं तय करता ये नक्सलवाद। आज 1967 में ये आंदोलन शुरू हुआ, चारू मजूमदार और ये कानून सानिया ने शुरू किया था, और क्या वजह है कि आज भी चला रहा है। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो है ये गलती आपसे भी हुई है, इसको भी समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लेवल पे भी ये जानना पड़ेगा। ये महज लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। बहुत दिनों तक इन्होंने कहा, पार्लियामेंट में बयान देते रहे कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। ये लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं थी, समस्या तो कुछ और थी। समस्या तो थी लैंडलेस लेबरर्स की, समस्या थी ट्राइबल्स की, समस्या थी गरीबी की, समस्या थी ये कि आज़ादी के बाद भी जो आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है उसकी समस्या थी। तो जो हमारे जो बैठे हुए हैं, हमारे जो मतलब जो संविधान में जो बनाने का संविधान का फॉलो करने वाले हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं क्षमा चाहूँगा, उन्हें भी इस बात को समझना पड़ेगा। जी जी। अगर एक क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो इस आंदोलन से रहा है वो क्षेत्र कौन सा है, और कितनी मुश्किलें हुई उन क्षेत्रों को वापस नॉर्मल स्थिति में आने की? मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जी जी। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो जो मतलब ऐसा कोई एक दो, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा रहा। नक्सली आंदोलन तो वेस्ट बंगाल से ये स्टार्ट हुआ, तो वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो आपको छत्तीसगढ़ है, वो आपको क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल है, आपको आंध्रा है, तेलंगाना है, और ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित। फिर बिहार और झारखंड का भी हिस्सा रहा, और यहीं से होते हुए नेपाल तक गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ तो बहुत ही ज़्यादा रहा। छत्तीसगढ़ में तो हाल तक आपने सुना कि यहाँ माइन ब्लास्ट हो गया, तो यहाँ इतने सिपाही मारे गए, हमारे इतने फोर्स वाले मारे गए, इतने जो है हमारे CRPF के जवान जो शहीद हो गए। तो छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा है, तेलंगाना रहा है, ये सब है। जी। सर, आप जाने माने जर्नलिस्ट हैं। आपके लिए अगर ऐसा वक्त आता है जब आपको ऐसे न्यूज़ कवर करना, तो उस वक्त आप लोग के लिए क्या चुनौती होती है, या कितना मुश्किल होता है इस तरह की न्यूज़ को लोगों तक दिखाना, उसके बारे में? मुश्किल तो होता है। अब जहाँ नरसंहार है, इतनी लाशें हैं, कवर करने का भी मौका मिला है, ये देखने का मौका मिला, तो बड़ा ही इमोशनल मोमेंट होता है, मुश्किल होता है। उसमें लगता भी है कि पता नहीं क्यों ये हमारे जो यूथ हैं, हमारे पढ़े लिखे यूथ हैं, नक्सलिज़म के नाम पे क्यों इतने भटक गए हैं, आखिर क्यों इतनी मतलब हत्याएँ कर रहे हैं। तो अफसोस तो होता ही है, बड़ा इमोशनल मोमेंट भी होता है। उस समय बयानबाजियाँ भी आती हैं, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब उस समय एक सरकार का पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है, और ये बयानबाजी से नहीं काम चलेगा ना। ये मिल बैठ के तय करना पड़ेगा। आप पार्लियामेंट में हैं, आप बैठे हुए हैं, आप असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं, आप मिल बैठ के वहाँ जो सिर्फ राजनीति मत कीजिए, महज फ़कत सियासत से काम नहीं चलने वाला है। मिल बैठ के आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। समाधान की बात करें तो कई ऐसे कदम हैं और भी उठाए जा सकते हैं जिससे नक्सलवाद जो क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है वो मैं चाहूँगा आपके अनुसार और जो कदम है किस तरह से कमी रही है जो ख़त्म होने में इसको उस पर? देखिए, समाधान का जहाँ तक मैंने बताया था, सोशल इंटीग्रेशन। एक बड़ी समस्या क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे हम कहते तो हैं लैंड, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स हो नहीं पाया है। तो लैंड रिफॉर्म्स को आप सही कीजिए, जो भूमिहीन हैं उनको भूमि आप उनको जो है उनको आवंटित कीजिए। उसके बाद सीलिंग लॉस, जो सीलिंग लॉस बना वो नहीं कामयाब हो पाया। अब किसी के पास आप देखेंगे, आप चले जाइए जो है हमारे बेगूसराय में ही किसी के पास 5000 बीघा ज़मीन है, और किसी के पास जो है 2 धूर भी ज़मीन नहीं है। लैंड सीलिंग लॉस बना था कि उसी को जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, 5000 10,000 बीघा ज़मीन है, उनसे ले करके उनको दिया जाए जो लैंडलेस हैं। तो वहाँ पे वो लैंड सीलिंग लॉस कामयाब नहीं हो पाया, लैंड रिफॉर्म्स नहीं पाए। लैंड रिफॉर्म्स इसी के लिए लाया गया था, लैंड रिफॉर्म्स किया गया था कि ये देखा जाए कि कैसे किन के पास कितनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं एक्स्ट्रा, और कैसे किन के पास एक भी मतलब ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है छोटा सा, उनको दिया जाए। तो लैंड रिफॉर्म्स को सही कीजिए, लैंड सीलिंग लॉस को सही कीजिए, और देखिए समस्या सुधर जाएगी। जी। आपने बोला जो युवा है वो ज़्यादातर इस आंदोलन में शुरुआती में शामिल होते दौर में, तो मैं चाहूँगा उन युवाओं को अगर आप कुछ जागरूकता के लिए आप कुछ कहना चाहें, जागरूक करने के लिए, तो मैं चाहूँगा आप कुछ कहें।
नहीं, मेरा ये कहना है कि बस भाई दुष्यंत का वो मुझे याद आता है वो शेर कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो सिर्फ हंगामा मत कीजिए, सूरत कैसे बदली जाए इस पर तवज्जो दीजिए, इस पर चिंतन कीजिए, इस पर सोचिए। जी जी। सरकार से उनकी अपेक्षा की बात की जाए, जो नक्सली हैं उनकी सरकार से और समाज से, दोनों से क्या अपेक्षा है? पहले चर्चा में हमने बातचीत की आपने सरकार से, लेकिन अगर समाज से उनकी अपेक्षा की बात करें तो उस बारे में देखिए, समाज से जहाँ तक अपेक्षा का सवाल है तो वो तो देखिए फिर वही बात है कि जब तक मैं ये कह रहा हूँ, जब तक आप संवाद नहीं करेंगे उन युवाओं से, तब तक वो ना आपको समझ पाएंगे ना आप उनको समझ पाएंगे। और ये कैसे होगा, ये संभव होगा, ये सरकार के ज़रिए संभव होगा। इसलिए आप पहले उनसे संवाद कीजिए, उनसे समझिए आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कैसे मतलब ये सूरत कैसे बदली जाए। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सेलिंग लॉज, ये दो कारगर नहीं हो पाया है, इसको कारगर कीजिए। सर एक टर्म और आता है, माओवाद हमने बात की, नक्सलवाद की बात की, एक और टर्म उग्रवाद आता है, वो क्या है? उग्रवाद तो इसका बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप है, वो एक्सट्रीमिज़म है। वो जो है वो सिर्फ जो है एक्सट्रीम जो है इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं, उनका व्यू बहुत एक्सट्रीम है, वो अतिवादी हैं, वो उग्रवादी हैं, उनको लगता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो वो नक्सलिज्म और माओवादी जो है इसका एक बहुत ही मतलब विकृत रूप है उग्रवाद। तो उग्रवाद जो है वो सिर्फ हिंसा में विश्वास करता है, उग्रवाद जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में वायलेंस का कोई जगह नहीं है। सर अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, आप अगर हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं? तो संदेश वही है कि बस आप दर्शकों को ये कहना है कि आप इस समस्या को आप भी समझिए, जानिए, और हिंसा जो है, वायलेंस जो है, ये कोई रास्ता नहीं है। जो है बस प्रेम और मोहब्बत से ही सुलझ सकता है, और दुनिया में मोहब्बत का, प्रेम का, इसका कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए। आज के अंक में हमने बात की नक्सलवाद की, नक्सलवाद किस तरह से फैला है बिहार के परिदृश्य में, हमने बात की वर्तमान और पुराने समय में किस तरह से क्षेत्र जो थे वो प्रभावित थे, उसके कारण के बारे में बात की और निदान के बारे में बात की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ, नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।